नमस्कार साथियों, मैं मनीष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स एंड फिजिक्स में, जिसमें आज से मैं क्लास 11th के लिए लेक्चर्स लेना शुरू करने जा रहा हूं। और इन लेक्चर्स में दिए गए कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड, एनसीईआरटी और फाउंडेशन की क्लासेस के साथ साथ नीट और जेई के एग्जाम्स के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाले हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग फेसबुक पर मेरा पेज फिजिक्स एंड फिजिक्स लाइक करें, जहां पर इन लेक्चर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो बच्चों, फिजिक्स जो है ये फ्यूजिस, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है? नेचर। यानी फिजिक्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, या इसे हम स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना भी बोलते हैं, या नेचुरल फिनोमेना के ऑब्जर्वेशन से उनके लॉज को डिफाइन करना है, डिराइव करना, ये भी फिजिक्स कहलाती है। यानी कुल मिलाकर जो फिजिक्स है वो क्या है? हमारे नेचुरल लॉज या नेचर में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो नेचुरल फिनोमेना है, उनका अध्ययन, उनकी स्टडी फिजिक्स के अंतर्गत आती है। और एक बार जब स्टडी से कोई लॉ फ्रेम हो जाता है तो हम किसी नेचुरल फिनोमेना की क्वांटिटी को फाइंड करना चाहते हैं या उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होती है। और वो वेरिएबल्स कैसे होंगे? मेजरेबल होंगे, जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मेजर किया जा सकता है। और उन मेजरेबल्स या वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर वेरिएबल्स और मेजरेबल्स by help of which we can define any natural phenomena। तो जैसे न्यूटन साहब ने एप्पल गिरते हुए देखा, सेब गिरते हुए देखा, तो इसको बाद में बताया गया कि ये पृथ्वी की या द्रव्यमान के बीच, मास और मास के पार्टिकल के बीच लगने वाली एक घटना है जिसे ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन को डिफाइन किससे किया गया? फोर्स से। दो बॉडीज एक दूसरे को पुश कर रही हैं या पुल कर रही हैं, यानी ढकेल रही हैं या खींच रही हैं, तो ये घटना है। इसको डिफाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? एक वेरिएबल का, एक मेजरेबल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और आप देखेंगे कि ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे ये लेंथ है, तो लेंथ की वैल्यू आप क्या लिखते हैं? 10 मीटर या 100 किलोमीटर लिखते हैं। या अगर कोई बॉडी फोर्स लगा रही तो वो कितना लगाएगी? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 23 न्यूटन, या दूसरी यूनिट्स में जाए तो 10⁵ डाइन। कहीं पर एनर्जी लॉस अगर हो रहा है, जैसे नेचर में हमें क्या मिला है? लाइट मिली है, प्रकाश मिला हुआ है, पानी है, पानी से हम क्या करते हैं? बिजली बना लेते हैं, और हीट है। तो ये सारे क्या है? ये सारे नेचर द्वारा दिए गए रिसोर्सेज हैं। तो इनको हमने क्या बोला? एनर्जी बोला। एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन की जिससे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान रहे हैं, वो क्या हो गई? एनर्जी। तो इस तरीके से नेचर में होने वाले सभी फिनोमेना के लिए हमने क्या किया? एक एक वेरिएबल, एक एक मेजरेबल डिफाइन किया, और ये वेरिएबल या मेजरेबल्स क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब देखते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कीजिए फोर्स, सबकी बड़ी जानी हुई पहचानी हुई क्वांटिटी है फोर्स। तो मान लीजिए कहीं पर फोर्स लगा हुआ है 100 न्यूटन का। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी। पहली है ये नंबर 100 और दूसरी है ये न्यूटन। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या होगा? एक तो हमें जरूरत पड़ती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, और दूसरी क्या होती है? ये है इसकी यूनिट। यानी ये वो स्टैंडर्ड है जिससे हम इस फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को क्या करते हैं? नापते हैं। यानी ये वो मानक है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा का पता लगाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा क्या है। और न्यूमेरिकल, तो अगर मैं इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करूं और इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करूं, और ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, सपोज कीजिए p, तो p बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू u। ये बना हमारी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है n इंटू u, ये जो हमारा फैक्टर बना, इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड।
हिंदी में बोलते हैं परिमाण, यानी ये इसकी मेजर्ड वैल्यू बनी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। यूनिट वो स्टैंडर्ड होते हैं जिनसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू वो फैक्टर है जितने गुना ये अपनी यूनिट का है। सपोज कीजिए कि अपने पास न्यूटन है, यूनिट क्या है? न्यूटन, यानी 1 न्यूटन का फोर्स हमारा स्टैंडर्ड है, और किसी बॉडी पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है तो इसका मतलब कि 1 न्यूटन का 10 गुना बड़ा 10 टाइम फोर्स किसी बॉडी पर लगा हुआ है। तो सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है, कोई रिजिड सरफेस है, इस पर हमने एक सेंसर लगा दिया जो फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, और यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर लगा हुआ जो फोर्स है वो 1 न्यूटन का कितने गुना है? 10 गुना। तो ये तो होगा यूनिट, और ये क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये दोनों एक साथ क्या दिखाएंगे? मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगी? एक डायरेक्शन भी होगी, या ये कह लें कि एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो बच्चों 9th और 10th से जब आप 11th में जाते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि 9th और 10th में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर रट करके या लर्न करके पेपर दे देते हैं और हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन 11th में क्या होता है, क्योंकि वहां कोर्स छोटा होता है, ये चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन 11th में क्या होता है, 11th और 12th में जितनी वहां हमारी मोटी बुक होती है वहां उतनी मोटी एक यूनिट होती है 11th और 12th में। यहाँ पर एक यूनिट में पता चला 6-6, 7-7 चैप्टर्स हैं, और ऐसी 12-13 यूनिट्स हमको साल भर में पढ़नी है। तो अगर हम इसके लिए कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं पढ़ेंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस हार्डवर्क नहीं करेंगे, तो अच्छे रिजल्ट्स दे पाना मुश्किल हो जाता है। और कॉन्टिन्यूअस हार्डवर्क में मन कब लगता है? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके लिए चीजें रटना नहीं बल्कि सीखना आसान हो जाएगा। तो और इस काम के लिए आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या अकाउंट्स हो, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और कभी कभी गलत भी यूज करते हैं, उनको देखते हैं ताकि उसमें कोई भी हमारी गलती ना हो और उन्हें ना लर्न करना पड़े। तो इसमें पहला है यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स क्या है कि यूनिट्स आर प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी यूनिट्स वो पहले से डिसाइड किए हुए स्टैंडर्ड, यानी उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक छोटा सा अमाउंट जिसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं, यानी जिसे हम मानक मानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट। और यूनिट का काम क्या है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट का, यानी भौतिक राशि की मात्रा का पता लगाना। जैसे मास के लिए सपोज कीजिए कि 1 किलोग्राम मास, कितने मास को 1 किलोग्राम मास माना गया होगा? तो बुक्स में दिया हुआ है, और प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय जिसमें इनका जो परसेंटेज होता है वो 90%:10%, ये रेशियो का एक एलॉय है। इसके मास को कितना माना गया है? स्टैंडर्ड किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम इसके मास को बोलते हैं। अब उसका कुछ कारण होगा कि वो मास प्लेस पर और अलग अलग सीजन में यानी चेंज नहीं होता है, यानी वेरिएबल नहीं होगा और हर जगह इजीली पाया जाता है, इसलिए इसके मास को स्टैंडर्ड किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम मानते हैं। अब जो हमारी दुकानों पर आप देखते हैं कि 1 किलोग्राम के, तो वो पार्ट, वो जो लोहा 1 किलोग्राम कहां से माना गया होगा? इसके टुकड़े के जो मास, इसके टुकड़े का जो मास है उसको 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। सपोज कीजिए कि लेंथ, तो बुक्स में दिया हुआ है ना कि एक वेवलेंथ, एक वेव की वेवलेंथ है, तो वो वेवलेंथ, वो उसकी वेवलेंथ कितनी है? लगभग इतनी बड़ी है, जिसको हमने क्या माना? लेंथ का स्टैंडर्ड माना कि इतनी बड़ी लंबाई को हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर बोलेंगे। अब अगर हमसे कोई कहता है कि 10 मीटर आप मुझे कपड़ा दे दो, तो हम क्या करते हैं? कपड़े उसी मीटर वाली जो हमारी रॉड बनती है, उसी मीटर वाली रॉड से क्या करते हैं? 10 बार नाप करके और दे देते हैं। तो इस मेजरमेंट में देखिए आप कर क्या रहे हैं? मेजरमेंट में हम दी गई क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, किससे? अपने यूनिट से। यानी एक्चुअली यहां से हमें क्या मिला कि मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है? तो मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट, यानी भौतिक राशि की दी गई मात्रा की तुलना उसके मात्रक से करना, ये क्या कहलाता है? मापन। तो देख लेते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट
मेजरमेंट इज टू कंपेयर अमाउंट ऑफ a physical quantity with its unit। यानी किसी भौतिक राशि की मात्रा को अगर हम उसके मानक से तुलना कर दें तो ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, मापन या मेजरमेंट कहलाती है। यानी अगर किसी चीज का मास 10 किलोग्राम आया, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का कितने गुना है, 10 गुना। ये क्या है, स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का 10 गुना मास है। तो ये जो 10 किलोग्राम है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड, यानी ये बता रहा है किसी बॉडी के मास का यानी द्रव्यमान का परिमाण। और ये फैक्टर कि जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट का कितने गुना है, ये कहलाएगी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसी को बोलते हैं आंकिक मान। तो यहां तो एक क्वांटिटी का मेजरमेंट किया गया है जैसे मास। अब अगर हम किसी एक ऐसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करें या किसी एक ऐसे सिस्टम में मेजरमेंट करें जहां हमें एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना हो, सपोज कीजिए मास भी मेजर करना है, वेलोसिटी भी मेजर करना है और फोर्स भी मेजर करना है, तो वहां हमें एक से ज्यादा क्वांटिटीज को यूज करना पड़ेगा, यानी एक से ज्यादा यूनिट्स को यूज करना पड़ेगा। और एक से ज्यादा यूनिट्स को यूज करने के लिए जब कई सारी यूनिट्स एक जैसी यूज होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस सेट ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर हम कई फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ मेजर करेंगे तो हमें कई सारी यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह के यूनिट्स के एक डिफाइंड सेट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कई सारे यानी मात्रक की पद्धतियां बोलते हैं, जैसे कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। एक है एमके सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम हम मेजरमेंट में क्या करेंगे कि जो लेंथ होगी उसको मीटर्स में नापेंगे, मास को किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे, और इसी तरीके से आगे की यूनिट्स भी क्या हो जाएंगी, बनती चली जाएंगी। फिर अगर छोटी लंबाइयां हैं और छोटे मासेस हैं तो क्या करेंगे, उनको हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, ग्राम में, और सेकंड में टाइम को नापेंगे। तो ये हमारी कौन सी सिस्टम बन जाएगा, सीजीएस सिस्टम। इसी तरीके से जो ब्रिटिश मेजरमेंट है वो किसमें होता है, फीट पाउंड सेकंड में, यानी लेंथ को हम फीट्स में नापते हैं और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। तो हुआ क्या, कई सारे अलग अलग देश अपनी अपनी लोकल यूनिट्स बना लेते थे, जिसके कारण एक संस्था बनाई गई सीजीपीएम, या जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट्स, या दूसरा नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स। तो ये इस संस्था का काम यह है कि इसने क्या किया, एक एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप किया, और इसमें कुछ यूनिट्स को लिस्ट किया जो ज्यादातर किससे ली गई हैं, हमारे एमकेएस सिस्टम से, कि इनमें जो यूनिट्स हैं इसमें किया हुआ मेजरमेंट पूरे हमारे वर्ल्ड में हर जगह पर क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। जिसके कारण ये जो लोकल यूनिट्स के कारण जो हमारी विसंगतियां पैदा हो रही थी कि एक जगह का मेजरमेंट दूसरी जगह पर माना नहीं जा रहा था, वो चीजें दूर हो गई, यानी चीजों को क्या कर दिया गया, ग्लोबलाइज कर दिया गया सारी की सारी यूनिट्स को। और जैसे फोर्स को न्यूटन में, तो फोर्स हर जगह पर न्यूटन में ही नापा जाने लगा। यूनिट्स को हम लोग किसमें नापते हैं, लेंथ को किसमें नापते हैं, मीटर्स में। तो यानी मीटर क्या हो गया, उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया लेंथ का। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कोई फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट होता है, यानी किसी भौतिक राशि की जो मात्रा है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने पर चेंज नहीं होती है, यानी इनवेरिएंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन में बहुत काम आता है, न्यूमेरिकल में आपको बहुत मदद करेगा। चलिए इसको देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो उसके लिए यहां पर मैंने एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन लिया हुआ है, जिसमें मैंने 3 बेसिक्स लिए हुए हैं। पहला है डिपेंडेंस के बेस पर, यानी कुछ क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, वो उनसे कैसी क्वांटिटीज बनेंगी। दूसरा है डायरेक्शन के बेस पर, और तीसरा है मैग्नीट्यूड के बेस पर। तो इनमें से एक एक को चलिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अगले लेक्चर्स में इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें बेस क्वांटिटीज, यानी कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, एक सेट ऐसा है क्वांटिटीज का फिजिक्स में, जिनमें से
वो जो सेट की क्वांटिटीज हैं, 5 7 8 क्वांटिटीज हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, यानी एक को बाकी 6 के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो ऐसी क्वांटिटीज जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होती हैं, पारस्परिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिक्स की बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। उनमें से एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी। दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज की मदद से मिलकर बनी होती हैं, यानी इन बेस क्वांटिटीज को छोड़ करके बाकी जो भी क्वांटिटीज हमारे फिजिक्स में पाई जाती हैं वो क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। इन्हें हम हिंदी में व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे एरिया हो गया, यानी आपका क्षेत्रफल हो गया, वॉल्यूम हो गया, आयतन, बल, चाल, ये जो सारी भी चीजें आप पढ़ते हैं, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी इनका डेरिवेशन पॉसिबल है। उसके बाद आती है बात डायरेक्शन के बेसिस पर। तो डायरेक्शन के बेसिस पर जनरली क्लास 9th में यूपी बोर्ड में तो पढ़ाया जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी साइड बुक्स में है कि दो तरीके की क्वांटिटीज हमें बताई गई, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज तो बड़ा आसान है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। जैसे टाइम, मास, स्पीड, ये सारी चीजें हो गई। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की जरूरत हो। जैसे, और इसके साथ क्या है कि ये कुछ सर्टेन लॉज हैं जिन्हें हम वेक्टर लॉज बोलते हैं, उनको ये फॉलो करें, वो सारे रूल्स को ये क्वांटिटी फॉलो करेंगी, तभी ये वेक्टर्स कहलाएंगी। और इसका एक एग्जांपल है फोर्स। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा? आपका पहला क्वेश्चन होगा कहां लगा दे, किसको जाए ढकेल दे, किसको मार दे, किसके ऊपर गिर पड़े, कहां कूद पड़े, ये होगा ना। यानी ये जो चीजें हम आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां लगा दूं सर, मैं किसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की किस पॉइंट पर, यानी किस डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना है। इसका मतलब मैंने जो आपको बताया 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, ये मैंने आपको अधूरी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी। फोर्स को मैंने आपसे रिप्रेजेंट तो किया लेकिन केवल मैग्नीट्यूड से, इसीलिए आपने मुझसे क्या पूछा? डायरेक्शन पूछा कि सर कहां लगा दे 10 न्यूटन से, हम किसे ढकेल दें? तो किसी को ढकेलिएगा नहीं। आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो वेक्टर के पास क्या होनी चाहिए? 3 चीजें। ये आगे वेक्टर का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पूरा करेंगे कि पहली चीज तो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ वो वेक्टर लॉज को फॉलो करें। अब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है लेकिन ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती, तो डायरेक्शन होने के बाद भी हम इन्हें वेक्टर ना बोल करके क्या बोल देते हैं? टेंसर बोलते हैं। और टेंसर का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। इसके पास डायरेक्शन होती है लेकिन एडिशन के ये लॉ में वेक्टर एडिशन को फॉलो न करके किससे जुड़ती है? किरचॉफ के लॉ से। ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम डायरेक्शन होने के बाद भी, सेम यही चीज प्रेशर के साथ में है, सेम यही चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, आप घूर्णन गति, रोटेशन मोशन में पढ़ोगे, वहां पर है कि इन सभी क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन है लेकिन उसके बाद भी हम इन्हें वेक्टर नहीं मानते और स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। तो केवल डायरेक्शन होने से कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाएगी जब तक वो वेक्टर के लिए निर्धारित कुछ नियमों का पालन नहीं करती हैं। और आगे चल के देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के बेस पर ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के बेस पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बड़ा आसान सा क्लासिफिकेशन है कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यानी फिक्स है तो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी? कांस्टेंट। और अगर मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल। यानी ये मैग्नीट्यूड के बेस पर दो ही तरह की क्वांटिटीज हैं। पहली कौन सी है? कांस्टेंट यानी नियतांक हिंदी में कहेंगे, और दूसरी क्या है? वेरिएबल यानी चर राशि। इसमें क्या है? डोंट हैव फिक्स वैल्यू, यानी इनका कोई निश्चित परिमाण नहीं होता है। अब जिनका निश्चित परिमाण होता है वो फिर से दो तरीके के देखे जाते हैं।
इसमें से कुछ चीजों को आप 9th और 10th में पढ़े भी हुए हैं। तो पहला है कांस्टेंट विदाउट यूनिट। पहले क्या है? कांस्टेंट विदाउट यूनिट, यानी मात्रकहीन नियतांक। मात्रकहीन नियतांक यानी ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसका एग्जांपल क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कक्षा 10 में आपने पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। आपने कभी अपवर्तनांक की कोई यूनिट पढ़ी है? कोई नहीं, हमेशा पढ़ा होगा। पानी का अपवर्तनांक यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3 होता है। ग्लास का कितना होता है? 1.5। तो इसके एग्जांपल क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक हो गया। और क्या पढ़ा हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट घनत्व, यानी किसी चीज के डेंसिटी में हम क्या करते हैं? वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो स्पेसिफिक डेंसिटी हो गई। तो ऐसी यूनिट्स जिनकी कोई ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट विदाउट यूनिट। जैसे जितने भी साइन थीटा के टर्म हो गए, लॉगरिथमिक टर्म्स हो गए, ये सारे क्या हैं? ये सब फिजिक्स में यूज होते हैं, जबकि ये मैथमेटिक्स की क्वांटिटीज हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें फिजिक्स में यूज करते हैं। तो ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे विदाउट यूनिट। लेकिन अब देखिए आगे हमारे कांस्टेंट विद यूनिट, यानी मात्रक सहित नियतांक। और बहुत सारे आपने पढ़े हैं। कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट क्या बनेगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर क्या है? कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी हैं जिनकी वैल्यू भी फिक्स है और यूनिट भी है उनके पास। लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी केवल वैल्यू है, यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास, कोई भी उनके मैग्नीट्यूड में कोई भी यूनिट नहीं है। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं और कैसे हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्शन था आज वो पसंद आया होगा। मैं इसी तरीके से कोर्स को एक्यूमुलेट करते हुए और अच्छे लेक्चर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज या सजेशन हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।